कि क्या जिस सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 मामले लंबित हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले पर लगभग 4 वर्ष तक कार्यवाही चलना अदालत के समय की बर्बादी नहीं है? क्या यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी मुद्दा था जिस पर हमने 4 साल अपनी सुप्रीम कोर्ट के, अपने जजों के बर्बाद कर दिए? और वो 70,000 मामले जो आज भी लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और जानते हैं कि अगले 10 साल तक भी उनका नंबर नहीं आने वाला, जो आम लोगों की जो मामले हैं, जो गरीब लोगों के मामले हैं, उनका क्या होगा? और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए इन याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी आज तय नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने 4 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के बर्बाद किए और 70,000 लोग जो लाइन में लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए, उन्हें लाइन में और पीछे कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनके राजनीतिक बिजनेस मॉडल को सूट करता है। अब इन लोगों ने एक बिजनेस मॉडल बना लिया है कि कोई भी बड़ा फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे अटका दो। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, और अगर ऐसा होता है तो इससे अराजकता फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि हमारे देश में सरकार के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एक राजनीतिक बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज हमारी आस्था से लेकर हमारी सेना से जुड़े सभी मामलों के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और वहां निर्धारित हो रहे हैं। हमारे देश में राम से लेकर रफाल तक भगवान श्री राम थे या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट से तय होता है। भगवान राम के अपने देश में लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कहने के लिए कि राम तो थे ही नहीं। हम अपनी सेना के लिए कौन से लड़ाकू विमान खरीदेंगे, रफाल लेना सही है या गलत, यह भी सुप्रीम कोर्ट तय करता है। रफाल लड़ाकू विमानों का मामला आपको याद ही होगा। इसी तरह आतंकवादियों पर कार्रवाई का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, जिसमें संसद हमले के दोषी अफजल गुरु, मुंबई में सीरियल बम धमाका करने वाले आतंकवादी याकूब मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। याकूब मेमन की फांसी को रुकवाने के लिए तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी पड़ी थी। जब सरकार 3 तलाक जैसा कोई अच्छा कानून लेकर आती है तो यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और यह सूची इतनी लंबी है कि यहां बताने बैठूंगा तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। हमारे देश में कोविड की वैक्सीन के खिलाफ भी लोग अदालत तक जाते हैं। सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता कानून को भी अदालत में चुनौती मिलती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब कैसे हमारे देश में न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, और यह एक बिजनेस मॉडल बन चुका है कुछ एनजीओज का, कुछ विपक्षी दलों का, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का। इनका एक ग्रुप है और उनके नाम सब जानते हैं, उन वकीलों के नाम सब जानते हैं जो ये काम कर रहे हैं, उन नेताओं के नाम सब जानते हैं। इसके अलावा इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे मुद्दों को लेकर हमारा समाज और हमारे देश के लोग कितने कंफ्यूज हैं कि वो सही और गलत के बारे में फैसला ले ही नहीं पा रहे। एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियां इसी कंफ्यूजन में चली गई। इस कंफ्यूजन को आप जम्मू कश्मीर के इस मामले से भी समझ सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और इस विशेष दर्जे का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग ध्वज होगा और प्रतीक चिन्ह अलग होगा। वहां के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होगी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होंगे और भारत के भी नागरिक होंगे। और इसमें यह प्रावधान भी था कि भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर बस नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। यानी यह कानून जम्मू कश्मीर को भारत की आत्मा से अलग करने वाला था, और इसे समाप्त करने को लेकर हमारे देश में पहले दिन से असल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद देश में अनुच्छेद 370 आजादी के बाद 70 वर्षों तक लागू रहा और लोग इसे लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे।